नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का कथा सार जानेंगे। बूढ़ी काकी कहानी 1921 ईस्वी में लिखी गई और इस कहानी में प्रेमचंद ने आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों का गहरा संश्लेषण किया है। वो बूढ़ी काकी नामक चरित्र के द्वारा ये दिखाते हैं कि किस तरह से वृद्ध जीवन जो है वो बदहाल हो जाता है। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति, चूँकि उनका कोई अपना संतान नहीं होता, तो वो अपने भतीजे को पंडित बुद्धिराम को अपनी सारी संपत्ति सौंप देती है और इसके बाद उसी परिवार के लिए वह किस तरह से तिरस्कृत हो जाती है। दोनों बूढ़ी काकी का निरादर करते हैं, लेकिन घर में सिर्फ एक सदस्य होती है, एक छोटी सी बच्ची, बुद्धिराम और रूपा की बेटी लाडली, जो बूढ़ी काकी से काफ़ी प्रेम रखती है। और ये प्रेम जो है वो अन्योनाश्रय है। तो आइए सीधे कथासार पे चलते हैं। इस कहानी के केंद्र में एक घटना को रखा गया है। लाडली के भाई यानी बुद्धिराम के बेटे लाडली के भाई सुखाराम का तिलक होने वाला है। घर पे बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया है। बूढ़ी काकी उस दावत में बन रहे पकवानों की सुगंध और कल्पना, उस भोजन की कल्पना से मतलब उनके अंदर उस पकवान को खाने की जो इच्छा होती है वो काफ़ी प्रबल हो उठती है और बार बार उन्हें उद्वेलित करती है कि वो कैसी तरह से बस जल्दी से 2 पूड़ियाँ खा ले। तो वो कल्पना करती है कि कैसे पत्तल पे पूड़ियाँ आएंगी, उसमें रायता होगा, सब्जियाँ होगी, चटकारे लेकर खाएगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और चोरी छुपे उस स्थान पे आ जाती हैं जहाँ भोजन बन रहा होता है। लेकिन बुद्धिराम की पत्नी रूपा द्वारा वो लताड़ खाकर वापस लौट आती है। वो काफ़ी कस के उसे झड़क देती है, डांट देती है और इस तरह से अपमानित होकर वो बूढ़ी काकी बेचारी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। लेकिन मन में जो भोजन की कल्पनाएं चलती रहती हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी तरह से अपने आप को संभाले हुए रहती हैं और जब कई बार वो बाहर आने की कोशिश करती हैं, सोचती हैं कि वो अब जाएगी और उम्मीद करती रहती है, इंतज़ार करती रहती है कि अब कोई बुलाएगा, लेकिन उसे कोई नहीं बुलाता। भोज ख़त्म हो जाता है, सारे मेहमान खाकर चले जाते हैं, लेकिन रूपा बूढ़ी काकी को भोजन कराना भूल जाती है। लेकिन उनकी बेटी लाडली, जो छोटी बच्ची थी, वो अपनी काकी का ध्यान रखती है, उसे ध्यान रहता है और वो अपने हिस्से का भोजन बूढ़ी काकी के लिए छुपाकर बचाकर रख लेती है। और जब रात में सारे मेहमान चले जाते हैं, सारा कार्य ख़त्म हो जाता है, जब उसकी माँ, छोटी बच्ची की माँ सो जाती है, तो चुपके से बूढ़ी काकी की कोठरी में आकर उसे अपने हिस्से की पूड़ी खिलाती है। लेकिन उसके हिस्से में तो 2-4 पूड़ियाँ ही थी। तो थोड़ा सा खाने के बाद उस बूढ़ी काकी का जो भूख है और खाने की इच्छा और प्रचंड हो जाती है और अब उससे रहा नहीं जाता। तो अंत में वह लाडली के साथ, छोटी बच्ची के साथ, वो उस स्थान पे जाती है जहाँ पे मेहमानों ने जूठे पत्तल छोड़े थे। उन पत्तलों में बचा खुचा खाना जो होता है, वो उसे अलग अलग पत्तलों से निकाल कर उसे चाट कर खा रही थी। तभी इसी बीच रूपा की नींद खुल जाती है और वह आती है और देखती है कि काकी क्या इस तरह से भोजन कर रही है। तो उसे अपने आप पे बहुत ग्लानि होती है। उसे महसूस होता है कि जिस संपत्ति पे आज वो राज कर रही है वो उन्हीं की है, जिस संपत्ति से उसे हर वर्ष 200 रुपये मिलते हैं और जिस कारण से उसके पूरे घर का जो है वो
भरण पोषण होता है, और वही जो संपत्ति की मालकिन थी, जिसने उन्हें अपनी संपत्ति सारा अपने नाम उनके नाम कर दी थी, उन्हीं को वो भोजन कराना भूल जाती है। तो इस कारण से वो काफ़ी अफसोस करती है, ग्लानि भाव से रोती है, और वो फिर एक थाल में सारे व्यंजन परोस कर लाती है और बूढ़ी काकी को खिलाती है। बूढ़ी काकी जो काफ़ी देर से ललाई थी, वो भोजन पकवान देखकर वो खाने पे टूट पड़ती है और दोनों हाथों से पूड़ियाँ उठाकर खाती है। रूपा इस दृश्य को देखकर रोती जाती है, उसे ग्लानि का भाव होता है, काफ़ी अफसोस होता है। तो इसी तरह हृदय परिवर्तन के इस बिंदु पर आकर कहानी ख़त्म होती है। आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का कथा सार, मेरे यानी धीरेन्द्र धीरज के साथ। नमस्कार।